अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीजे को लेकर। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं डिपेंडेंट वीजे को अचीव करने में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको डिपेंडेंट वीजे की जो कॉमन मिस्टेक्स हैं मैं आपको वो बताऊं, ताकि आपका वीजा जो डिपेंडेंट वीजा है वो रिजेक्ट ना हो। आज हम खास तौर पर जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यही कंडीशंस आम जो डिपेंडेंट वीजा है उस पर भी अप्लाई होती हैं समहाउ। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सिर्फ मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, लेवल 7 के जो स्टूडेंट हैं वो ही डिपेंडेंट को बुला सकते हैं, उससे कम पे लोग नहीं बुला सकते। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि लोग ये समझते हैं कि साल का वीजा होगा तो बुला सकेंगे, साल से ज्यादा का होगा तो नहीं बुला सकेंगे। इस बारे में क्लियर कट उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मौजूद हैं UKVA की वेबसाइट पर। टॉप अप प्रोग्राम चूंकि एक साल का होता है तो इसलिए लोग समझते हैं कि शायद टॉप अप प्रोग्राम में भी हम एडमिशन ले सकते हैं और उसके अलावा अपने डिपेंडेंट को भी उसमें बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको लेवल 7, आपको ईयर्स नहीं देखने, आपको लेवल देखना है कि लेवल 7 होगा तो आप बुला सकेंगे, या उससे ऊपर का PhD लेवल होगा तो आप बुला सकेंगे, उससे कम पे आप डिपेंडेंट को नहीं बुला सकेंगे। तो मेक श्योर कि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। उसके अलावा जो सबसे मेन रीजन है रिजेक्शन की ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की कोर्स गाइडेंस और जो वीजा के मतलब जितनी भी गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि आपका जो पासपोर्ट है दैट इज योर लीगल डॉक्यूमेंट। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डॉक्यूमेंट जो अपने वीजे के साथ लगाते हैं वो आपका पासपोर्ट है। नो डाउट उसके अलावा भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका निकाहनामा भी इटसेल्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट है, जिसकी आपकी ऑलमोस्ट जो आइडेंटिटी होती है, डिटेल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अब एक चीज जो लीगली वैल्यूएबल है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, वो आपने गलत अगर जमा कराई तो उसके बाद आप जो मर्जी जमा कराते रहे, अपने सोशल मीडिया की पोस्ट जमा कराएं, हालांकि नहीं करानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिस इज योर कॉन्फिडेंशियल थिंग। आपको ये सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह नहीं लगानी चाहिए। आपको अपने ईमेल्स की या उसके अलावा जो आपकी प्राइवेट चीजें हैं वो आपको नहीं अपलोड कराएं। UKVA को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपनी शादियों की तस्वीरें, वल्लाह आलम, मतलब इसकी क्या तुक बनती है, आप अपनी शादी की तस्वीरें UKVA के साथ शेयर कर रहे हैं। कल को फिर आप क्या करेंगे, वलीमे की भी लगाएंगे, बारात की भी लगाएंगे, मेहंदी की भी लगाएंगे, गीत संगीत मायूं की भी लगाएंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखें, जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझे कि आप एक कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं जिसने आपको दोबारा अपील का राइट नहीं देना, ठीक है। उसके अलावा और आपके पास चांस भी एक ही है। सो मेक श्योर कि आप प्रिसाइजली उनको प्रेजेंट करें। वीजा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी तस्वीरें बैठ के देखता रहे और फिर उसके आपकी वीडियो क्लिप्स देखता रहे। इट्स नॉट गोना हैपन। आपको पासपोर्ट पे फोकस करना चाहिए। पासपोर्ट पे अगर आपकी जो बीवी है उस पे हस्बैंड नेम आपका लिखा होना चाहिए। ये लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जब आपकी लीगल रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है तो आपको वीजा कैसे लगेगा। सो पासपोर्ट पे नाम होना, अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहा है और बाद में बीवी ने अप्लाई करना है तब भी नाम होना चाहिए, और अगर बीवी अप्लाई कर रही है और हस्बैंड ने बाद में अप्लाई करना है तो तब भी होना चाहिए नाम हस्बैंड का पासपोर्ट के ऊपर। तो ये थी बात पासपोर्ट की, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कितनी वैल्यूएबल चीज है और लोग इसको मिस कर देते हैं, और लोगों का फोकस होता है निकाहनामे पर और उसके अलावा तस्वीरों पर। निकाहनामा भी लगाना चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए। फिर उसमें एक और चीज है, निकाहनामे का लोग अक्सर पूछते हैं कि किससे हम टेस्ट कराएंगे, किससे हम ट्रांसलेट कराएंगे। कोई इसकी अथॉरिटी नहीं UKVA ने किसी को दी पाकिस्तान में। आप जहाँ मर्जी से उसके ट्रांसलेशन कराएं, और ट्रांसलेशन भी इतनी जरूरी नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करें। आप उसको जो इसका मेन थीम है, जो मेन कंटेंट है उर्दू में लिखा हुआ, उसकी आप एक आम सी जो ट्रांसलेशन होती है वो करके भी जमा करा सकते हैं। नोटरी रिपब्लिक से आपने वहां पर उसको जरूर टेस्ट कराना है, क्योंकि आम लीगल डॉक्यूमेंट भी नोटरी रिपब्लिक से ही टेस्ट होते हैं, वो आपने कराना है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से लोगों के वीजे रिजेक्ट होते मैंने देखे हैं। असल में वीजा रिजेक्ट आपका नहीं कर सकता वीजा ऑफिसर। जब आपके कैश के नंबर पूरे हैं और आपके बैंक स्टेटमेंट के नंबर पूरे हैं, वो तब उसके अलावा वीजा रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन वो आपसे एक्स्ट्रा सवाल करता है
ताकि उस सवाल में आप फंस जाएं और आप कोई गलत आंसर दें, मिस रिप्रेजेंटेशन करें, हाफ ट्रूथ बोले, झूठ बोले, तो आपको वीजा रिजेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आपके कैश लेटर पूरा है, आपके बैंक स्टेटमेंट पूरी है, तो आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, अनलेस वो आपसे कुछ झूठ उगलवा ले आपसे, ठीक है, तो वो उसकी फिर उसका राइट है कि वो आपका वीजा रिजेक्ट कर दे। एक जगह जो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं डिपेंडेंट वीजे में ना, वो ये है कि लेडी जा रही है स्टडी के लिए, पीछे है बच्चे माइनर से बरात बिल्कुल ही 6 महीने का, साल का, 2 साल का, या ऐसे बच्चे जो माँ के बगैर नहीं रह सकते, 5 साल तक के बच्चे भी नहीं रह सकते। होता ये है कि माँ अप्लाई करती है, ठीक है, तो वीजा ऑफिसर पूछता है कि बच्चे कैसे रहेंगे, आपके बगैर कैसे रहेंगे, तो वो एक बिल्कुल एक सवाल करते हैं कि नहीं वो मेरे बगैर रह लेंगे, या बाद में हम अप्लाई करेंगे तो बच्चे साथ में आ जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। माँ 6 मंथ का बच्चा आप छोड़ के जा रहे हैं तो वीजा कैसे लगेगा, कैसे आप कन्विंस करेंगे कि 6 मंथ के बच्चे आपके बगैर रह सकते हैं, और आप स्टडी पे निकल पड़ी हैं, शादी के बाद आपको स्टडी का ख्याल आया और आप स्टडी के लिए निकल पड़ी है, 6 मंथ का, साल के, 2 साल के, 2 बच्चे, 3 बच्चे आप छोड़ के जा रही हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। आप खुद से पूछेंगे तो आपको भी लगेगा यार ये बात सेंस नहीं आती। सो आपको क्या करना है, आपने पूरी तैयारी करनी है कि वहां आपने अपने वीजा ऑफिसर को बोलना है कि मैं अपने वीजे के बाद उनका वीजा अप्लाई करूंगी, फौरन बाद वीजा अप्लाई करूंगी, और मैं साथ नहीं सी कर सकी क्योंकि मैं उसको पैसे अपने रिस्क पे नहीं सी डालना चाहती कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो तो सबका वीजा रिजेक्ट हो। ये बात आपने उसको क्लियर करनी है। उसके बाद आपने उनको बोलना है कि मैंने बेबी सिटर 2-3 बेबी सिटर से रब्ता किया है, 2-3 ऐसे स्कूल से रब्ता किया है, प्राइवेट स्कूल से, जो कि बच्चों की देखभाल करेंगे, तो मैं उनको वहां लेकर जाऊंगी और फिर मैं साथ साथ अपना वक्त ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करूंगी और बच्चे मेरे वो लोग संभालेंगे जो प्रोफेशनल बेबी सिटर्स हैं या जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इस तरह के छोटे बच्चों को संभालते हैं, डे केयर सेंटर जो होते हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। मुझे उनकी फीस का भी पता है, उनके एड्रेस का भी पता है, क्योंकि वीजा ऑफिसर ये आपसे पूछ सकता है कि किससे आपने रब्ता किया है, कहाँ से आपने रब्ता किया है। सो ये डिटेल आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए, तभी जाके आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर पाएंगे। ये 2 बड़े मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से मोस्टली वीजे आजकल रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि इसकी बेस पे बहुत सारे वीजे रिजेक्ट हो भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मिस रिप्रेजेंटेशन या हाफ ट्रूथ या अपने झूठ नहीं बोलना। इसके बाद एक सवाल होता है कि क्या आपके स्पाउस भी आपके साथ या आपके बाद अप्लाई करेंगे वीजे के लिए। तो अक्सर आई डोंट नो कि ये जो वीजा कंसल्टेंट है वो क्यों बोलते हैं कि आपने नो बोलना है, नो बोलना है। आपको नो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलने कि वी आर स्टिल प्लानिंग, दैट्स इट। आप इस तरह का कोई मिडिल पॉइंट आप करके छोड़ दें। यस या नो बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दें कि हम अभी प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा फिक्स प्लान नहीं है, अभी हम उस बारे में सोच रहे हैं, तो होपफुली शायद क्या पता हम करें या ना करें। इसको समवेयर इन द मिडिल आप छोड़ दें। इतनी हार्ड लाइन लेने की जरूरत नहीं है कि नो मैं हमारे स्पाउस अप्लाई नहीं करेंगे मेरे बाद, या यस करेंगे, यस वो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, इसके बाद बस वो वेट ही कर रहे हैं कि मेरा वीजा लगे और फिर मैं अप्लाई करूं। इस तरह की हार्ड लाइन लेने की जरूरत नहीं है। लीव इट समवेयर इन द मिडिल। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम होता है। बैंक स्टेटमेंट का लोग पूछते हैं कि आपके स्पाउस ने अप्लाई कर दिया, उनका वीजा हो गया, दैट इज वेरी गुड। अब आपने अलग से अप्लाई करना है तो एप्लीकेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, दैट्स वेरी क्लियर गाइडलाइन। एप्लीकेंट अगर स्पाउस है तो उसके अकाउंट में पैसे होंगे। हाँ, अगर दोनों इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, लेकिन अलग अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो एप्लीकेंट उस टाइम पे जो डिपेंडेंट है उसके अकाउंट में ही 28 दिन तक पैसे होने चाहिए, या फिर उसके पेरेंट के अकाउंट में। देन आपको फिर एफिडेविट साथ एक लगाना पड़ेगा। एक और वजह से वीजे रिजेक्ट होते हैं बहुत सारे लोगों के कि वो लोग रिजेक्शन छुपाते हैं। अपनी तो लोग नहीं छुपाते, इतनी तो लोगों को आमतौर पर सेंस हो चुकी है, लेकिन डिपेंडेंट के बारे में फिर भी लोग थोड़ी एक कोताही करते हैं कि वो डिपेंडेंट की रिजेक्शन छुपाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी रिजेक्शन है तो आप बता दें, अनलेस आपकी रिजेक्शन किसी फ्रॉड बेस पे हुई हो और आपको बैन लगा हो, और अगर बैन लगा है तो फिर तो आपको वीजा मिलेगा ही नहीं, तो आपको इतनी तेजी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सो आप अपने 10 साल तक की वो पूछते हैं एक्सप्रेसली कि आपकी कोई रिजेक्शन है, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बताएं कि हाँ हमारी रिजेक्शन थी, दैट्स इट। इसको छुपाने की या घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर कट ही बताएं कि हमारी रिजेक्शन थी और ये इस वजह से 1-2 लाइन में वजह बयान कर दें
कि इस वजह से हमारी रिजेक्शन थी। एक और सवाल जो वीज़ा रिजेक्शन से मुतल्लिका तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे स्पाउस का वीज़ा लग गया लेकिन उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, तो वो ट्रैवल नहीं किया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल कर भी गए हैं या नहीं किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर लें। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि आप स्पाउस आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो अभी मतलब अपने होम कंट्री में मौजूद है और डिपेंडेंट ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, तो दैट विल बी ट्रिकी। आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे इमिग्रेशन काउंटर पर उस मुल्क में यूके में, तो आपको वो सवाल करेगा कि आपका मेन एप्लीकेंट अभी तक पहुँचा नहीं है, तो आपको किस बात की जल्दी थी कि आप पहुँच गए वहाँ पे। सो हो सकता है कि फिर वो वहाँ पे आपका वीज़ा रिवोक भी कर दे, उसके पास अथॉरिटी होती है आपका वीज़ा रिवोक करने की। वीज़ा मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आपसे वीज़ा कोई छीन नहीं सकता। बहुत सारी स्टेज पे आपका वीज़ा रिवोक किया जा सकता है, इमिग्रेशन काउंटर पे आपका वीज़ा रिवोक किया जा सकता है। अगर उन्हें लगे कि समथिंग इज डॉजी तो वो आपका वीज़ा रिवोक कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मैं तमाम तर सवाल कवर किए होंगे। नहीं कवर किए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इस तरह की कोर्स और वीज़ा गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इससे मजीद सवालात भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।